वंदे मातरम दोस्तों, मैं अमन सिंह राजावत जबरदस्ती IAS और अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मध्यवर्ती उच्च भूमियों को पढ़ना चालू किया था, जिसमें हमने अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पढ़ लिया था। आज हम मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेल खंड के पठार का अध्ययन करेंगे, जिसमें से मैंने आपको विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली श्रेणी के बारे में सारी जानकारी दे दी है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि का भाग है। मध्यवर्ती उच्च भूमि किसका विभाजन है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विभाजन है पहला। फिर उसी के बाकी बचे हुए पार्टों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ आज पूरा, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, ये है अरावली श्रेणी, ये मेवाड़ का पठार। अरावली श्रेणी के पूर्व वाले भाग को हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं, पश्चिम वाले भाग को मारवाड़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है मालवा का पठार, इसके बाद ये आता है बुंदेलखंड का पठार, लास्ट में आता है बघेलखंड का पठार। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का पार्ट है। फिर इसी के नीचे आपने देखा था कि हमने दो पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी, उनको हमने तीन तीन भागों में विभाजित किया था। इस ऊपर वाली श्रेणी को हमने नाम दिया था विंध्याचल श्रेणी, जिसमें इसका विभाजन किया गया था, जो हमने तीन श्रेणियों में किया था। सबसे पहले विंध्य श्रेणी, फिर भांडेर श्रेणी, उसके बाद कैमूर श्रेणी, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विंध्याचल श्रेणी। उसके बाद विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी थी, जिसको हमने तीन भागों में विभाजित किया था। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकॉल श्रेणी। और महादेव और मैकाल के मिलन बिंदु पर क्या है? अमरकंटक। यहाँ पर मैकाल और कैमूर श्रेणी मिलती है, वहां पर कौन सा क्षेत्र बनता है? अमरकंटक वाला। इसी क्षेत्र से नर्मदा, सोन आदि नदियों का उद्गम होता है। इस श्रेणी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इस श्रेणी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विंध्याचल श्रेणी। तो इस पार्ट में जो मध्यवर्ती उच्च भूमि का पार्ट है, ये पूरा का पूरा मध्यवर्ती उच्च भूमि का पार्ट है। इस वाले पार्ट में आज हमको पढ़ना है मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। अरावली श्रेणी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर,
ठीक, 1722 मीटर। कहाँ पर है? आबू पहाड़ी पर। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कैमूर श्रेणी पर है सद्भावना पीक, सद्भावना चोटी 752 मीटर। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक, तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम मेनली मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार को पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेवाड़ का पठार अरावली के पूर्व में है और इसका विस्तार 2 राज्यों में है, एक एमपी और एक राजस्थान। एमपी और राजस्थान में विस्तृत है। कौन सा? मेवाड़ का पठार कहाँ कहाँ विस्तृत है? एमपी और राजस्थान में। मेवाड़ का पठार अरावली श्रेणी को मालवा के पठार से अलग करता है, जिसके बारे में विशेषता। तो मेवाड़ के पठार मालवा के पठार और अरावली श्रेणी के बीच में विभाजन का कार्य कौन करता है? मेवाड़ का पठार करता है। अरावली श्रेणी से एक नदी निकलती है, अरावली श्रेणी से एक नदी निकलती है बानस नदी, जो चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी में आकर मिल जाती है। तो इस मेवाड़ के पठार को बानस नदी का क्षेत्र भी कहते हैं। बानस नदी बेसिन। बेसिन का शाब्दिक अर्थ होता है, बेसिन का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र। मतलब कोई नदी कहीं जैसे निकल रही है, इस जगह से निकल रही है, तो ये उस नदी का बेसिन कहलाएगा। मतलब कोई नदी इस क्षेत्र से निकल रही है, उसके जो आसपास का क्षेत्र है, जो आसपास का क्षेत्र है, वो उस नदी का बेसिन कहलाता है। बेसिन का बेसिक अर्थ होता है क्षेत्र, यानी बानस नदी का क्षेत्र। मेवाड़ का पठार बानस नदी का क्षेत्र है। ठीक है, चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है? राजसमंद जिले से, राजसमंद जिले से निकलती है। कौन सी नदी? बानस नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। मेवाड़ के पठार के बारे में सिर्फ ये 2-3 फैक्ट हैं कि मेवाड़ का पठार अरावली श्रेणी और मालवा श्रेणी के बीच में विभाजक का कार्य करता है। अरावली श्रेणी की महत्वपूर्ण नदी बानस नदी है। मेवाड़ का पठार कहाँ का पड़ता है? मेवाड़ का पठार पड़ता है एमपी और राजस्थान में। अब आते हैं हम अपने मालवा के पठार पर। तो मालवा का पठार अगर उसका विस्तार पूछा जाए तो मालवा का पठार का विस्तार है एमपी और यूपी में। मालवा का पठार का विस्तार कहाँ पर है? एमपी और यूपी में। मालवे के पठार के बारे में, मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मालवा का पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से। तो बेसाल्ट के चट्टानों से निर्माण हुआ है, मतलब यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती होगी, वो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ। बेसाल्ट चट्टानों के इरोजन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर एक फसल कपास की खेती बहुत अधिक होती है। कपास की खेती मालवा के क्षेत्र में बहुत अधिक होती है। मालवा के क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश का लगभग पश्चिमी भाग, जैसे पश्चिमी भाग के सारे महत्वपूर्ण जिले भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वित्त राजधानी इंदौर, क्या नाम है, उज्जैन, महाकाल नगरी उज्जैन, देवास, रतलाम, ये सारे के सारे क्षेत्र किसमें आते हैं? मालवा के पठार में आते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? कपास की खेती होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, मालवा पठार वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, वो 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस पठार को, मालवा के पठार को राजस्थान में एक नाम से और जानते हैं। राजस्थान में हडौती का पठार, हडौती का पठार, मतलब मालवा के पठार को राजस्थान में हडौती के पठार के नाम से जाना जाता है।
मालवा का पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से काफी अभावपूर्ण माना जाता है। खनिज भंडारण की दृष्टि से काफी अभावपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो यहाँ पर औद्योगिकरण है, इस क्षेत्र में जो औद्योगिकरण है वो बहुत ही उच्च लेवल का है, मतलब उच्च स्तर का है। तो इंदौर जैसे इंदौर और धार, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो चुका है। तो औद्योग की दृष्टि से काफी विकसित क्षेत्र है, लेकिन खनिज भंडार की दृष्टि से अभावपूर्ण क्षेत्र है। ये खनिज पदार्थों का अभाव है। इसके अलावा इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो नदी है चंबल नदी। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी जो कहाँ से निकलती है? इंदौर की जनाफा पहाड़ी से निकलती है। और इंदौर किस क्षेत्र में पड़ता है? मालवा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक। और इसके अलावा भी कई नदियां जहाँ से निकलती हैं। ठीक है। तो चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंबल नदी जो इरोजन करती है, जो इरोजन नहीं कहेंगे, जो इसके अपवा क्षेत्र में जो ये काम करती है, वो खड्डे बनाने का काम करती है, यानी बिहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो बिहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक। उसमें सेंटीमीटर इतनी वर्षा होती है। इसमें काली मिट्टी, कपास की खेती बहुत अधिक होती है। वैशाली चट्टान से निर्मित पठार है। हड़ौती का पठार कहते हैं इसको। कहाँ? राजस्थान में। ठीक। तो ये थे मालवा के पठार से रिलेटेड कुछ तथ्य। अब आते हैं अपन बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे पहले बुंदेलखंड के पठार को देखें। बुंदेलखंड का पठार कहाँ विस्तारित है? बुंदेलखंड का पठार एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से। ठीक। अगर ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है तो इसमें मिट्टी कौन सी तरह की पाई जाएगी? किस कलर की मिट्टी पाई जाएगी? लाल और काली। लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक। लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। वर्षा जो होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार मालवा का पठार बघेलखंड के पठार को विभाजित करने का काम करता है। बुंदेलखंड का पठार बघेलखंड के पठार मालवा के पठार को अलग करने का काम करता है। एक चीज और, मालवा के पठार में, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिगार। शिगार चोटी। भूल जाता बाद में तो नाप कहते पता है नहीं। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार चोटी। और बुंदेलखंड कहाँ पर विस्तारित है? बुंदेलखंड मालवा का पठार यहाँ से खत्म होता है, वहां से बघेलखंड का पठार चालू होता है। और बघेलखंड का पठार वो बुंदेलखंड का पठार चालू होता है। बघेलखंड के पठार मालवा के पठार को पृथक करने वाली संरचना कौन सी है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? ग्रेनाइट और नीच प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। बुंदेलखंड के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल और काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बुंदेलखंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बुंदेलखंड में एमपी के 7 जिले और यूपी के 7 जिले आते हैं। एमपी के 7 जिले कौन कौन से आते हैं? दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, छतरपुर, दमोह, सागर, पन्ना और विदिशा। ठीक है, ये 7 जिले आते हैं एमपी के। और यूपी के आते हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, ऐसे करके 7 जिले किसमें आते हैं? बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र से संबंधित और थोड़े से तथ्य, कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं बचा। ठीक। अब आते हैं अपन बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार कहाँ विस्तारित है? बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मतलब इसका अधिकतर भाग, बघेलखंड के पठार का अधिकतर भाग छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। और ये एमपी के पूर्वी क्षेत्र में विस्तारित है। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में चला गया। बघेलखंड के पठार
में जो वर्षा का क्षेत्र है, तो वर्षा होती है लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल पीली प्रकार की। इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण फसल है वो है चावल, और गेहूं का भी उत्पादन यहाँ अच्छा खासा होता है। ठीक, इसके अलावा ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित संरचना है। ठीक है, विस्तार से रिलेटेड वगैरह, हाँ ठीक है। और इसमें एमपी के शहडोल, उमरिया, नहीं शहडोल सीधी वाले क्षेत्र आते हैं, छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र लगभग बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में आता है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया मेवाड़ के पठार, मालवा के पठार, बुंदेलखंड का पठार और बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुका। इसमें इस वाले क्षेत्र को पूरा पढ़ने के बाद हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि का अध्ययन पूरा हो जाता है। इन क्षेत्रों से जो क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं लगभग सारे क्वेश्चन इस पार्ट में मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपके एमपी प्लस और एमपीएसआई में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और थोड़ा सा इसमें डिटेल और हो जाती है, अगर एमपीपीएससी का लेक्चर ले रहे होते या एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई बात होती तो इसमें थोड़ा सा डिटेल और बढ़ जाती, जो आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको और आगे करूँ तो आप मुझे कमेंट में अपना सजेशन दें, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आपको बता दूँगा। तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बार, अच्छे से समझ लें, और जो चीज़ ना समझ में आई मुझे कमेंट में बता दें, बाकी मैं और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात, आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।